कहानियाँ सच होने का दावा नहीं करती। दरअसल सच्चाई लाखों लाख तथ्यों से बनी एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल चीज होती है। कहानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता को सरलतम ढंग से लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। और इस प्रक्रिया में वो कुछ तथ्य छोड़ती है और कुछ बातों को एग्जैजरेट करती है, लेकिन एक संतुलन बनाने की कोशिश सच्चाई के साथ कहानी करती है। और जो मर्म है सच्चाई का, वो न सिर्फ लोगों तक पहुंचाती है, इसीलिए कहानियाँ लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है, बल्कि सच्चाई सिर्फ एक सूचना की तरह कहानियों के ज़रिए नहीं पहुंचती, बल्कि फीलिंग की तरह पहुंचती है। इसलिए कहानियों का असर जनमानस पे कहीं ज़्यादा होता है। सिर्फ तथ्यों को, सूचनाओं को रखकर लोगों तक बात पहुंचाने की विधि की अपेक्षा। तो अब इस प्रकाश में हम तुगलक की कहानी को परखने और जांचने की कोशिश करते हैं और उससे आध्यात्मिक अर्थ क्या निकलते हैं, उससे क्या गहरी सीख हम ले सकते हैं, हम अपने जीवन में कौन से सुधार और संशोधन इस कथा को समझ के कर सकते हैं, इसका प्रयास आज की चर्चा में हम करेंगे। तुगलक एक बुद्धिमान शासक है, ज़हीन शासक है, संवेदनशील व्यक्ति है। आमतौर पर राजे महाराजों में ये सद्गुण नहीं पाए जाते, और इन सद्गुणों से भी बढ़कर एक बात जो तुगलक को विशिष्ट बनाती है, वो है जनता या लोगों की भलाई के प्रति जो उसके अंतर्मन में जज्बा है। और ये जज्बा प्रमाणित करता है कि जो पढ़ाई लिखाई या जहानत या समझ उसने हासिल की है वो वास्तविक है। ज्ञान ने सचमुच में उसके दिल पर, उसके व्यक्तित्व पर असर किया है, और लोगों का हित करने की जो आकांक्षा है वो उसकी संवेदनशीलता, उसके मनुष्यता के प्रति भावनात्मक जुड़ाव की भी पुष्टि करती है। तो तुगलक एक अच्छा व्यक्ति मूलतः दिखता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए जो श्रेष्ठतम चीज़ें हैं, ज्ञान है, संवेदनशीलता है, उसे बड़ी मेहनत से अर्जित किया है और उसे मेंटेन कर रहा है, और उसका व्यावहारिक उपयोग कर वो समाज को और दुनिया को अपनी संवेदनशीलता, अपने ज्ञान का, यानी कुल जमा अपने होने का लाभ देना चाहता है, बदलना चाहता है वो अपने समाज, अपने आसपास की दुनिया को। तो ये सब बड़े तारीफ के योग्य गुण हैं, और निसंदेह इन गुणों को धारण कर तुगलक तारीफ के योग्य मनुष्य है। और श्रेष्ठ मनुष्यता के इन गुणों को वो अपने शासक होने की भूमिका के जरिए इम्प्लीमेंट करना चाहता है, सदुपयोगित करना चाहता है, और दुनिया का भला करना चाहता है। तो ये तो सोने पर सुहागा हुआ कि वो बदलाव की कोशिश किसी और से, समाज से, किसी और के द्वारा किया जाने वाला काम न बनाकर खुद करने का बीड़ा उठाता है। और यही तो गुण होते हैं किसी समाज सुधारक में, किसी क्रांतिकारी नेता में, किसी महान आदमी या महापुरुष में। यही बातें तो किसी को राम बना देती हैं, यही गुण तो किसी को गांधी की तरह महात्मा प्रमाणित कर देते हैं। लेकिन इन्हीं गुणों को धारण करने वाला कोई व्यक्ति सनकी या पागल बादशाह की तरह तुगलक बनकर प्रसिद्ध क्यों हो जाता है? क्या कोई कमी है उसमें?
क्या कुछ ऐसा है जो उसके तमाम सद्गुणों, उसकी तमाम अच्छाइयों पर पानी फेरकर उसे सनकी या अस्थिर बुद्धि का प्रमाणित कर जाता है और इतिहास और समाज उससे प्रभावित होने, उसका या उसके कामों का गुणगान करने की बजाय सदियों तक उसका मजाक उड़ाता रहता है। तो हम तुगलक के निर्णयों के शुरू से पड़ताल करते हैं। सबसे पहले उसने भूमि सुधारों का क्रांतिकारी और बहुत ही विराट काम अपने हाथ में लिया। ये सोच बहुत अच्छी थी, ये बात बहुत बड़ी थी, जिससे निसंदेह पूरा का पूरा देश यानी उसका साम्राज्य और उसमें रहने वाले लोग प्रभावित होते और राज्य भी सुदृढ़ होता। लेकिन अच्छी सोच एक चीज है और अच्छी सोच को यथार्थ में सहानुभूति के साथ इम्प्लीमेंट कर पाना या उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं और लोग इन मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आने वाली मुश्किलों को कैसे आसान किया जाए, यह भी उस संवेदनशीलता, मनुष्यता या बुद्धिमानी का हिस्सा होना चाहिए जो इस सच्चाई का छुपा हुआ पार्ट है, हिडन पार्ट है, लेकिन वो इस सच्चाई के प्रकाश में बहुत दिखता नहीं क्योंकि इसमें कोई हीरोइक बात नहीं है। सच की कल्पना भी उत्तेजित कर सकती है और वो नशे की तरह दिमाग में छा सकती है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सच के साथ हूं, ये बात किसी भी मादक पदार्थ या नशे से ज्यादा गहरा नशा दिमाग में पैदा कर सकती है। अब इसका प्रमाण क्या है? तो लैंड रिफॉर्म्स के सुंदर आइडिया के लिए व्यावहारिक रूप से कितना खर्च हो जाएगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितना समय लगेगा और इससे बढ़कर लोगों को क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, उन मुश्किलों का समाधान कैसे होगा, इस पर विचार नहीं किया गया। सच की कल्पना और उससे अपने आप को नायक की तरह प्रस्तुत करना औरों के सामने और खुद के सामने भी, इस भावना के नशे में ये काम किया गया। इसलिए यह योजना यथार्थवादी नहीं हुई और अहंकारिक प्रमाणित होती है, जिसका वही फल हुआ जो किसी भी अहंकार जनित बात का हो सकता है कि अपार संसाधन, मैन पावर और समय ऊर्जा लगाने के बावजूद ये योजना बुरी तरह फ्लॉप हुई और लोगों को परेशानियों के अलावा इससे कुछ भी हासिल नहीं हो सका। और जो व्यक्ति इस विराट योजना के जरिए महानायक होने की कल्पना कर रहा था, उसके प्रति लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा होने शुरू हुए, उसके इंटेंशंस पे क्वेश्चंस आने शुरू हुए। राज्य को आर्थिक मुश्किलों से निकालने के लिए तुगलक ने कृषि पर टैक्स बढ़ाने का निर्णय किया। ये एक असंवेदनशील निर्णय था, अव्यावहारिक तो था ही, लेकिन ये एक डेस्परेशन में लिया गया निर्णय था जो कि बताता है कि अहंकार प्राथमिक है। लोगों की भलाई करने की जो वृत्ति है वो उसके पीछे कहीं है और इस वृत्ति में हीरो बनने का अहंकारिक भाव है। सोने चांदी के बजाय सस्ती धातुओं के सिक्के ढालना और राज्य की मोहर के रूप में उसका इस्तेमाल करना बहुत ही अद्भुत निर्णय था, बहुत ही गहरी सोच का परिणाम था। इसी बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय को अपनाकर हम आज भी विकसित हो रहे हैं और इस नियम या इस विधि का इस्तेमाल करके समाज आर्थिक समृद्धि पा रहा है। लेकिन तुगलक की वही व्यावहारिकता को न देखने वाली कमी यहाँ भी उसका सबसे बड़ा अवरोध बन जाती है और उसने
इसकी प्रतिक्रिया में लोग क्या कर सकते हैं, इस बारे में नहीं सोचा, जिसके परिणाम स्वरूप लोग खुद सिक्के ढालने लगे, या कुछ चालबाज लोगों ने इस निर्णय का अपने हित में फायदा उठाने की सोची और वे सिक्के ढालने लगे और प्रचलित करने लगे। और इस छोटी सी व्यावहारिक कठिनाई के बारे में सोचा नहीं गया, इसके समाधान की कोई तैयारी नहीं थी। इसलिए देखिए कि राज्य की सत्ता, बादशाह की ताकत भी झुक गई, हास्यास्पद हो गई लोगों के छोटे छोटे समूहों के स्वार्थों के आगे, और ये निर्णय भी असफल रहा। राजधानी को दिल्ली से तुगलकाबाद ले जाने का निर्णय भी देश के विकास या राज्य के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से अच्छा हो सकता था, लेकिन व्यवहारिकता की कमी यहाँ भी तुगलक का पीछा नहीं छोड़ती। और इस व्यवहारिकता की कमी को हम बार बार क्यों रेखांकित कर रहे हैं? न सिर्फ ये उसके पतन का वास्तविक कारण है, बल्कि ये उसके अहंकार जनित सोच को भी प्रदर्शित करती है। अगर आत्मा की गहराई से कोई व्यक्ति किसी का, देश का, राज्य का, लोगों का भला करना चाहेगा, तो वो थोड़ा थम कर गंभीरता पूर्वक उसके रिपरकशंस और उसके परिणामों की भी चिंता करेगा, आने वाली समस्याओं पर भी गौर करेगा, उनके निदान की भी सोचेगा। वो सिर्फ एक योजना और एक सुंदर आइडिया की कल्पना से उत्तेजित होकर तत्काल उसकी परिणति या इम्प्लीमेंटेशन के लिए दौड़ नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आवश्यक खुद को हीरो बनाना, प्रसिद्ध होना नहीं है, बल्कि जनता की, लोगों की सच्ची भलाई उसका उद्देश्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अहंकार सिर्फ बुरे निर्णय ही नहीं कराता, बुरे परिणामों तक ही व्यक्ति को नहीं पहुंचाता, बल्कि सद्विचार भी हो, सत्य के साथ रहने की इच्छा भी किसी की हो, तो अहंकार उस अच्छाई की कोशिश को भी डुबा सकता है। और दरअसल अहंकार बड़ा बारीक बन के, बड़ा छद्म रूप में सच्चाई के आसपास खड़ा हो सकता है और धीरे धीरे सच्चाई को ओवर पावर कर सकता है। हमने कहा कि अहंकार सच को भी डुबा सकता है। आइए इसका परीक्षण करते हैं कि अगर ये हो सकता है तो कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति सच के साथ है, और यहाँ उदाहरण के लिए हम तुगलक को ले लेते हैं कि तुगलक ने अच्छी योजनाएं बनाई। सच में वो चाहता रहा होगा कि समाज का उत्थान हो और बड़ी तेजी के साथ उत्थान हो, लेकिन उसके इस भाव के साथ साथ मैं का भाव भी हमें दिखता है, जो पहले तो सच्चाई की आड़ में खुद को छुपाता है और दिखने से या अपना कलुष, अपनी नकारात्मकता को दिखाने से बचता है। और इस तरह अहंकार इनिशियली आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन जैसे ही सच्चाई के इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, संवेदनशीलता के साथ उस सच्चाई के विभिन्न आयामों को सोचने, उनसे होने वाली असुविधाओं के बारे में विचार करने, यानी गंभीरतापूर्वक मेहनत करने की जरूरत आती है, तब धीरे से अहंकार पीछे से निकलकर सामने आना शुरू होता है और दिमाग पर एक पर्दा डालना शुरू करता है, कल्पना की उत्तेजना को प्राथमिक रखता है, यथार्थ के संकटों को छुपाता है, असुविधाओं की बात नहीं करता, तेजित बनाए रहता है, परिणाम का झूठा विराटत्व दिखाकर और उसके जरिए खुद की महानता का बखान कर। तो जहाँ ये क्लासिकल बात सच है कि जहाँ भी सच्चाई होगी, सत्य होगा, वहाँ अहंकार रह नहीं सकता, वहीं इसका विपरीत भी व्यवहारिकता में संभव है कि जहाँ अहंकार होगा वहाँ सच्चाई नहीं रह सकती, सत्य नहीं हो सकता। तो जैसे ही अहंकार अपने लघु रूप से
अपने रूप को बढ़ाकर सामने आने लगता है, वैसे ही सच्चाई अनुपस्थित भी होने लगती है। सत्य वहां से हटने लगता है, गायब होने लगता है, अनुपस्थित होने लगता है। क्योंकि जब आप मैं में है, हीरो बनने, नायक बनने, प्रभावी बनने की आकांक्षा को मन में जगह दे रहे हैं, तब सच्चाई कहाँ है देखिए, तब सच्चाई अनुपस्थित हो जाती है। मैं का भाव प्राथमिक हो जाता है। मैं कर रहा हूं, मैं करके रहूंगा, चाहे वो कोई अच्छी बात ही हो, लेकिन मैं कर रहा हूं, ये कर्ता भाव इतना प्रमुख और प्राथमिक हो जाता है कि सच्चाई के लिए कोई स्पेस नहीं बचता। और यही गलती करता हुआ तुगलक अंत में सन की या पागल बादशाह के रूप में प्रसिद्ध होता है, जबकि उसके निर्णय क्रांतिकारी थे और सोच जो थी वो बहुत ही अनूठी थी, सुलझाव की दिशा में थी। आपने शांतिपूर्वक इस चर्चा में भाग लिया, आपका धन्यवाद।